अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ुहैब हसन। जिस तरह से हमने डॉन न्यूज़पेपर की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है ताकि एक स्मार्ट स्टडी के थ्रू आपका करंट अफेयर तैयार हो सके। चलते हैं दोस्तों अपने एडिटोरियल के पहले टॉपिक पे, जो कि है नीड फॉर डायलॉग के नाम से। दोस्तों हम इस तरह से टॉपिक को कवर करते हैं ताकि आर्टिकल के अंदर जो राइटर ने लिखा है वो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल सके, इसके अलावा भी कुछ फैक्ट्स हों तो वो भी आपको प्रोवाइड किया जा सके। और ये इस तरह से टॉपिक आपका कवर हो कि ये पूरा सिर्फ आर्टिकल ही नहीं बल्कि ये पूरा एक टॉपिक कवर हो जाए आपका एज ए सब्जेक्टिव पार्ट। और ऑब्जेक्टिव के तौर पे इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो सारे के सारे आपके कवर हो सके। चलते हैं दोस्तों, ये चीज़ चेक करते हैं कि क्या इस राइटर के अंदर जो राइटर है वो एक्सप्लेन किस चीज़ को करता है। दोस्तों ये आर्टिकल पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो हालिया कशीदगी है उसके बारे में लिखा गया है। अब पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है उसने ये फैसला किया है कि हम भारत के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों जिस तरह आपको पता है कि जो पाकिस्तान का एक वफ़द अमेरिका के अंदर गया है, जिसकी क़यादत पीपल पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी कर रहे हैं, जिनका मकसद ही ये है कि जो पाकिस्तान का नैरेटिव है वो दुनिया को बताया जाए कि किस तरह से इंडिया ने जो पानी बंद किया, मतलब कि जो इंडस वाटर ट्रीटी थी उससे मुअत्तल किया, और जो उसने अटैक किया है वो किस तरह से सिविलियंस को निशाना बनाया। तो इस वजह से हमने उसे वहाँ पे अमेरिका में बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में एक वफ़द को भेजा। और इंडिया जो नैरेटिव फैला रहा है, उन्होंने भी इसी तरह का एक वफ़द भेजा हुआ है। जो इंडिया नैरेटिव फैला रहा है कि उसने टेररिस्ट पे अटैक किया बेसिकली, तो ये काउंटर नैरेटिव वहाँ पे हमारा जो नैरेटिव है वो बताना ज़रूरी है। अब दोस्तों पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है उसने ये कहा कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। ये बयान राइटर के मुताबिक भी एक मैच्योरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी शो की जाती है कि जिस तरह की ज़िम्मेदाराना जो रियासत होती है उसको जिस तरह की मैच्योरिटी दिखानी चाहिए उसी तरह का एक बयान है। उसकी वजह है दोस्तों एक, अब पाकिस्तान ने 1965 में भी जब हमारी जंग हुई इंडिया के साथ, तो आखिर में हम टेबल टॉक्स पे ही आके बैठे, मुज़ाकरात से ही हल निकाला। 1971 हो, वो 1999 के कारगिल की वार हो, दुनिया में जो भी जंगें होती हैं उसका एंड रिजल्ट जो भी निकलता है वो बाद में आके टेबल पे बैठते हैं। आप देखें कि अमेरिका कितनी देर लड़ता रहा अफ़गानिस्तान के अंदर, फिर भी जब निकलने लगा तो एंड पे जाके इनके मुज़ाकरात हुए, फिर जाके वहाँ से निकला। तो जब कोई बंदा जंग का आगाज़ करता है तो दोस्तों जंग एक ऐसी चीज़ है जिसका दोनों साइडों को नुकसान होता है। एक पार्टी अगर जीत भी जाती है तो वो जीत ऐसे नहीं जाती, वो बहुत कुर्बानी देती है, उसके बाद जाके जीतती है। इस वजह से अगर हमारी पाकिस्तान की क़यादत ने ये फैसला किया है तो ये एक अच्छा फैसला है। लेकिन दोस्तों बात अगर हम भारत की करें कि भारत इसको किस तरह से ले रहा है, भारत के जो वहाँ का वज़ीर-ए-आज़म है नरेंद्र मोदी, उसने बिहार में वहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं, अपनी इलेक्शन कैंपेन में जो एंटी मुस्लिम या एंटी पाकिस्तानी वोट है उसको अट्रैक्ट करने के लिए उसने ये बोला कि जो ऑपरेशन सिंदूर का उसने आगाज़ किया था, जो हमारे ऊपर अटैक किए थे पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की सिविलियन आबादी पे और मसाजिद पे, उसने कहा कि इसको हमने सिर्फ़ कुछ वक़्त के लिए रोका है, ये ख़त्म नहीं किया। वो जो हमारी इंडस वाटर ट्रीटी है ये हमने मुकम्मल तौर पे मुअत्तल कर दी है। तो दोस्तों अगर तो ये जहारियत के साथ इंडिया आगे जाएगा, तो पाकिस्तान को इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि ये आने वाले दिनों में दोबारा से ये मसला दोबारा से बन सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने ये बोला है कि अगर इंडिया पानी बंद करता है तो ये एक्ट ऑफ वार है। और अगर इंडिया भी कह रहा है कि मैंने ये पानी बंद करना ही है, इसका मतलब आने वाले दिनों में इसमें दोबारा से कशीदगी आ सकती है। इसलिए दोनों हुकूमतों को ये चाहिए कि वो मिल के बैठ के इस खित्ते के जो लोग हैं उन पे रहम करें, क्योंकि मरता तो एंड पे वो लोग हैं जो बॉर्डर पे होते हैं। उस इंडिया की उस बेवकूफ़ी की वजह से, उस जंगी जारियत की वजह से कीमत जो अदा करती है वो फिर बॉर्डर पे खड़े लोग या जहाँ पे आके मिसाइल गिरते हैं, वहाँ पे जो लोग मरते हैं वो अदा करते हैं। इसलिए बेहतरीन हल या एक दोनों एटमी पावर्स हैं, दोनों जंग का तो सोचना ही बेवकूफ़ी है, अगर दोनों पावर्स दोनों ममालिक के पास अगर एटम बम्स हों। जिस तरह आपको पता है कि दोनों ही अपने न्यूक्लियर टेस्ट कर चुके हैं, इसलिए अब तो बेवकूफ़ी है कि अगर भारत इस तरह की एक्टिविटी करता है। टेबल टॉक्स के ज़रिए इस मसले का हल निकालना चाहिए। चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, जो कि है ईसीपी रिशफल के नाम से। दोस्तों जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, इसमें जो उसका चेयरमैन है सिकंदर सुल्तान राजा, और उसके अलावा जो और भी कुछ इम्पोर्टेंट जो उनके मेंबर्स हैं, उनकी जो मुद्दत मुलाज़मत थी वो ख़त्म हो चुकी है। हमने जब 26वीं आईनी तरमीम पास की, वहाँ पे उसके अंदर हमने ये चीज़ लिखी कि अगर कोई बंदा इलेक्शन कमीशन में अपनी मुद्दत मुलाज़मत मुकम्मल कर चुका हो, तो जब तक वहाँ पर नया बंदा नहीं लगा दिया जाएगा, ये लोग अपना काम जारी रखेंगे। तो इसका मतलब कि ये जो इवन के चेयरमैन भी है, इसकी मुद्दत मुलाज़मत ख़त्म हो चुकी है। लेकिन क्योंकि हम नया बंदा नहीं वहाँ पे लगा रहे हैं, इसलिए उस आईनी तरमीम की वजह से, 26वीं अमेंडमेंट की वजह से ये अपना जो दिन है वहाँ पे गुज़ार रहा है। अब जो आर्टिकल के अंदर राइटर ये कहना चाहता है कि अब अपोजिशन को और गवर्नमेंट को, जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म अपोजिशन लीडर है, इन्होंने बैठ के डिसाइड करना है कि नया जो चेयरमैन होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, वो कौन होगा। तो इन दोनों को बैठना चाहिए आपस में, ताकि ये जो जमहूरी प्रोसेस है, ये जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, ये आगे चलना चाहिए।
और राइटर कहता है कि पीटीआई भी तकरीबन 1 साल से ये जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है असेंबली के अंदर होते हैं, इससे ऑलमोस्ट बाहर ही रही है। तो इसलिए अब उसे भी इस ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए इसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि जब हम जमहूरी प्रोसेस से बाइकआउट करते हैं, तो वो जो एक स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर गिर जाता है, उसका फ़ायदा कोई और उठा लेता है। इसलिए बेहतर तो ये है कि दोनों मिल के बैठ के एक डेट दें कि कब इनकी मुलाकात होगी, कब मुज़ाकरात होंगे और कब वो जो हमने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का चेयरमैन मुंतखब करना है, वो कब करना है, ताकि ये कि जो अफरा-तफरी है, ये कम हो सके। तो ये जो जमहूरी प्रोसेस है, ये आगे चल सके। हुकूमत को तो राइटर के मुताबिक सूट करता है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का चेयरमैन अब है, यही कंटिन्यू रहे। क्योंकि बहुत सारी पिटीशंस हैं जो कि जो हमारे इलेक्शंस हुए थे, उस पे जिन लोगों ने एतराज़ात उठाए हुए हैं, वो पेंडिंग है। सो अगर कोई नया चेयरमैन आता है, वो इंडिपेंडेंट होके काम करता है, तो राइटर के मुताबिक हर मसले मसाइल हो सकते हैं। इसलिए हुकूमत को सूट करता है कि यही चले। लेकिन दोस्तों जब कोई भी बंदा जमहूरियत के लिए अंदर अपने फ़ायदे के लिए काम करता है, तो इसका नुकसान जमहूरियत को होता है। इसलिए फ़ायदा तो मुल्क का फ़ायदा इसी चीज़ में है कि दोनों मिलके बैठें और इसका जल्द से जल्द फैसला करके इस जमहूरी प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए। दोस्तों चलते हैं अपने तीसरे टॉपिक पे एडिटोरियल के, जो कि अनफेयर टैक्सेशन के नाम से। दोस्तों जिस तरह आपको पता है कि 10 जून 2025 को हुकूमत अपना नया बजट पास करने जा रही है। अब उस बजट के अंदर टैक्स किन लोगों पर लगाए जाएँगे और क्या टैक्स लगाए जाएँगे, ये इस आर्टिकल के अंदर बात की जा रही है। दोस्तों एक बात देखें कि हुकूमत की अगर मैं बात करूँ, हुकूमत ने ये फैसला किया है कि वो तकरीबन 14.1 से 14.4 खरब रुपीज़ जो हैं, वो इकट्ठे करने का उम्मीद रखती है कि इतने पैसे इकट्ठे किए जाएँगे, जो आने वाला साल है। अब दोस्तों टैक्स एक ऐसी चीज़ है कि आपने अपना मुल्क चलाना कैसे है? उस मुल्क उस टाइम चलता है जितने पैसे हैं आपके पास, आपकी आमदनी कितनी है? आमदनी आती है टैक्स से, ठीक है? आप जितना टैक्स इकट्ठा करोगे, उससे मुल्क चलाओगे। आपने इतनी सरकारी अदारे हैं, वो सारे चलाने हैं, उनको पेमेंट करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर चलानी है, अपने डिफेंस का सिस्टम इंप्रूव करना है, अपने कर्जे उतारने हैं। ये सारा मुल्क चलने का एक निज़ाम है। ये निज़ाम उस टाइम चलेगा जब आपके पास पैसे होंगे। तो जब पैसे नहीं होते, पैसे क्यों नहीं होते, आमदनी क्यों नहीं आती? हालाँकि सिस्टम तो है, सिस्टम तो डेवलप किया हुआ है जो जाके इनसे टैक्स लेता है। लेकिन जब उस सिस्टम पे हम चेक एंड बैलेंस नहीं रखते, तो वो सिस्टम बजाय इसके कि मुल्क को फ़ायदा देने के बजाय वो उन लोगों को फ़ायदा देना शुरू कर देता है, जिनसे पैसे लेने होते हैं हमने। यानी कि जिन लोगों से टैक्स निकलवाना होता है, वो उनको फ़ायदा देना शुरू कर देता है। तो इस वजह से ये जो एक सिस्टम है एफबीआर पे, हमें खसूसी तौर पे एफबीआर पे इस्लाहात करने की ज़रूरत है। इस पे चेक एंड बैलेंस रखने की ज़रूरत है, ताकि ये लोग अपनी एफिशिएंसी के साथ इफेक्टिवली यानी कि काम कर सकें। तो दोस्तों अगर तो अ, उसी तरह से टैक्स लेना है जैसे पहले लेते रहे हैं, जो तनख्वाहदार तबका होता है, इनसे टैक्स लेना आसान होता है, क्योंकि हुकूमत ने ही इन्हें पेमेंट देनी होती है। इनकी जो सैलरी होती है, हुकूमत को पता होता है कि एक बंदे की कितनी सैलरी है, वो उसमें से टैक्स काट के उनको सैलरी दे देती है। ये तो सबसे आसान तरीका है ना। हाँ, जो लोग छुपाते हैं टैक्स लेना, तो उनसे मेजर काम है ना। हाँ, अगर तो फिर जिस तरह पहले भी इसी तरह होता है कि टैक्स उन लोगों से काट लिया जाता है, उन लोगों पे टैक्स लगा दिया जाता है जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, या जो जॉब होल्डर्स होते हैं। अगर तो इन्हीं पे लगाना है, तो फिर मुल्क तो फिर चलेगा, लेकिन इसी तरह चलेगा जिस तरह अब चल रहा है। दोबारा से IMF के पास जाना पड़ेगा, दोबारा से कर्जे उठाने पड़ेंगे। फिर इस दलदल से हम बाहर नहीं निकल सकेंगे। तो इस वजह से दोस्तों राइटर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपने इस मुल्क के निज़ाम को बेहतर करना है, तो टैक्स उन लोगों से लें जो टैक्स नहीं देते, बड़े-बड़े ज़िम्मेदार जो हैं। जो रियल एस्टेट है, उस पे टैक्स लगाना चाहिए राइटर के मुताबिक, या इसके अलावा वो बड़े-बड़े बिज़नेसमैन, वो बड़े-बड़े माफिया जो इस टैक्स से बचते हैं, उन पे टैक्स लगाना चाहिए, ताकि ये जो हमारा मुल्क का निज़ाम है, जो मईशत है, वो बेहतर हो सके। मईशत बेहतर होगी तो हम गरीबों का कुछ सोच सकेंगे, फिर हम एजुकेशन पे कोई बजट लगा सकेंगे। अदरवाइज़ तो हम ना एजुकेशन पे लगा पाते हैं, ना हेल्थ पे लगा पाते हैं, जिसकी फिर जो अमीर बंदे हैं, वो तो जाके प्राइवेट स्कूलों में, प्राइवेट हॉस्पिटल में पढ़ लेते हैं। लेकिन जो गरीब का बच्चा है, वो फिर सरकारी स्कूलों में जाता है और गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में जाता है। वहाँ पे नुकसान क्या होता है कि आपको पता है, एक बेड होता है, वहाँ पे इतने मरीज़ होते हैं। और अगर मैं स्कूलों की बात करूँ, एक ही टीचर होता है, वो 3-3 4-4 सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा होता है। उसकी स्पेशलाइज़ेशन सिर्फ़ एक सब्जेक्ट में हो सकती है, एक सब्जेक्ट वो पढ़ा सकता है, सारे नहीं पढ़ा सकता। तो ये एक इश्यू है, अगर टैक्स लगाना है तो उन लोगों पे लगाया जाए जो हकदार हैं, जिनका देना बनता भी है। फिर ये मुल्क आगे चल सकता है। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, वो ओपिनियन पेज का हमारा पहला टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्ज़ामिनेशन लीक्स के नाम से है। दोस्तों हालिया दिनों में जिस तरह ए लेवल के एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो हुकूमत को कुछ रिपोर्ट्स ऐसी मिली हैं कि पेपर्स जो हैं वो लीक हो जाते हैं। ये आपको पता है कि पहली बार तो ये न्यूज़ आई नहीं है, पहले भी इस तरह की आती रही है। इवन के एमडी कैट के पेपर, एमडी कैट वो पेपर होता है जो एफएससी के बाद, यानी कि जब आप 12वीं क्लास में जाते हैं और जब आप उससे पास करते हैं, तो उसके बाद जिन बच्चों ने डॉक्टर बनना है, उन्होंने एमडी कैट का एक टेस्ट देना होता है। उस टेस्ट में वो टेस्ट जो लोग पास करते हैं, उस पे एक मेरिट लिस्ट बनती है। वो मेरिट में जो मैक्सिमम नंबर लेता है, वो बच्चे फिर उन कॉलेजेस में जाते हैं जहाँ से वो डॉक्टर बन के या उनकी डॉक्टरी की डिग्री लेके बाहर आते हैं। तो अगर एमडी कैट का भी पेपर लीक होगा, तो हम अपने गरीब लोगों का मुस्तकबिल किन डॉक्टर्स के हाथों में दे रहे हैं? जिनके पास डिग्रियाँ भी अगर हैं, तो वो उनकी मेहनत की वजह से नहीं है। इस वजह से फिर जो अमीर लोग हैं, वो फिर इलाज इन डॉक्टर से नहीं करवाते, वो फिर बाहर जाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि बाहर जो डॉक्टर हैं, वो इनसे ज़्यादा काबिल है। वो काबिलियत क्यों उनके अंदर ज़्यादा है? क्योंकि वो मेरिट सिस्टम पे आगे आते हैं।
हमारे यहाँ पे जब पेपर लीक हो जाएगा, जब नकल करवा दी जाएगी, तो फिर वो बच्चा मेहनत उस तरह से नहीं करेगा। उसे पता है कि एग्ज़ाम में जाऊँगा, मैं कोई रिश्वत दे के या फिर नकल नकल लग जाएगी या इसके अलावा जी कोई पेपर लीक हो जाएगा, तो मैं इससे फ़ायदा उठा लूँगा। तो उसकी वजह से वो जो स्किल डेवलप करने होते हैं, जो नॉलेज हासिल करना होता है, तो एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी होती है बच्चों की जो फिर वो नॉलेज नहीं हासिल कर पाते। तो दोस्तों क्राइम एक चीज़ ही ऐसी है, जब क्राइम करना लोगों को आसान लगता है, तो बहुत बड़ी कम्युनिटी उस क्राइम को करना शुरू कर देती है। अब देखते हैं कि हुकूमत इस चीज़ पे कर क्या रही है। हुकूमत काफ़ी उसने इनिशिएटिव लिए हैं। जिस तरह अगर मैं बात करूँ, अब जो भी बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में जाता है, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरेज़ लगाए जाते हैं, ताकि इसकी सर्वेलेंस की जा सके, चेक किया जा सके, निगरानी की जा सके इसकी। इसके अलावा टीमें बनाई जाती हैं जो जाके छापे डालती हैं, कि अचानक से जाना किसी सेंटर में जाके देखना कि वहाँ पे जो सुपरिटेंडेंट है, वो नकल तो नहीं करवा रहा। क्योंकि एक अच्छी चीज़ है, चेक एंड बैलेंस होगा, एक डर होगा, तो वहाँ पे नज़र रुकेगी या सिफ़ारिश किसी की सुननी बंद होगी जब पीछे से चेक एंड बैलेंस या सख्ती की जाएगी। या इसके अलावा अब जो भी बच्चा एग्जामिनेशन सेंटर में आता है, उसकी रोल नंबर स्लिप पे उसकी पिक्चर होती है, जिसकी शिनाख्त के बाद मतलब उसे पेपर देने दिया जाता है। ये भी एक अच्छी चीज़ है कि हुकूमत की तरफ से कि कोई दूसरा बच्चा आके उसकी जगह बैठ के पेपर ना दे दे। तो कहने का मतलब ये है कि हुकूमत काफ़ी हद तक काम कर भी रही है। लेकिन दोस्तों क्राइम तो उसी वक़्त होता है ना जब उसमें कोई पॉसिबिलिटी रह जाए। जब आप सिस्टम बनाए तो सही, लेकिन वो 100% इम्प्लीमेंट ना हो रहा हो। हाँ, बेहतरी तो है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन सिर्फ़ बेहतरी से सिस्टम इम्प्रूव होता है, आइडियल नहीं बनता। सिस्टम को आइडियल बनाने के लिए आपको जो रिस्क होता है उसको जिस हद तक हो सके उसको मिनिमाइज़ करना होता है। तो आपको पता है कि उस हद तक तो मिनिमाइज़ है भी नहीं। तो इस वजह से राइटर का ये कहना है कि जब राइटर के मुताबिक जब उसने एग्ज़ाम जिस दौर में दिए थे, उस टाइम इस तरह से नकल नहीं करवाई जाती थी या इस तरह से इवन की चेकिंग भी नहीं होती थी। लेकिन इसके बावजूद उस टाइम एक मेरिट का सिस्टम होता था। जो लोग डॉक्टर बनते थे, जो लोग आगे जॉब्स करते थे, उनके पास स्किल्स होते थे। लेकिन जो हम ये कम्युनिटी लेके जा रहे हैं, इसका नुकसान होता है। तो दोस्तों एक बात और ये इस आर्टिकल के अंदर राइटर हमें एक्सप्लेन करता है कि जब हम ये कहते हैं कि सिर्फ़ जो हम किताबें पढ़ते हैं, सिर्फ़ उस नॉलेज की बेस पे हमें नौकरियाँ मिलेगी, तो बच्चा उस नॉलेज को हासिल करने के लिए या वो जो पेपर देना है उसने फाइनल उस नॉलेज का, वहाँ से फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। इसलिए राइटर के मुताबिक हमें ये करना चाहिए कि इसके अलावा भी जो स्किल्स होती हैं, उसको भी एग्ज़ाम का पार्ट बनाना चाहिए। ताकि सारा का सारा सिस्टम ये ना हो जाए कि बच्चा सिर्फ़ किताबों से नॉलेज हासिल करे और फिर वो आगे जॉब मिलेगी। इसके अलावा अगर कोई देखना चाहिए कि किस बच्चे का इंटेलेक्चुअल लेवल कितना है, उसके अंदर स्किल्स कितनी बेहतर है या उसको कितना पॉलिश किया जा सकता है, या इसके अलावा अगर मैं बात करूँ उसके बिज़नेस आइडियाज़ जो हैं वो कितने बेहतर हैं, इसकी भी मार्किंग होनी चाहिए ताकि फिर बच्चों को ये लगे कि हमने सिर्फ़ वहाँ से मार्क्स नहीं लेने, हमने इन स्किल्स को भी बेहतर करना है। और दोस्तों एजुकेशन तो है भी वो कि आप जिस एजुकेशन के बाद आप ज़िंदगी में बेहतर डिसीज़न लेने शुरू कर दें, वो एजुकेशन होती है। एजुकेशन सिर्फ़ ये नहीं है कि आपके पास नॉलेज है, तो अगर सिर्फ़ नॉलेज है तो फिर तो पढ़े-लिखे भी कई जहाल होते हैं। बात ये नहीं है कि नॉलेज है, उस नॉलेज की वजह से आपकी पर्सनैलिटी में कितनी चेंजेज़ आई हैं। आप मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग हुए हैं, आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग कितनी हुई है, आपके अंदर कितना डिसिप्लिन आया है। ये जो चीज़ें हैं, ये फिर जब एक वालिदैन पढ़ जाते हैं, स्टडी करते हैं, ये चीज़ें जब उनके अंदर आती हैं तो ये ट्रांसफ़र होती हैं आगे बच्चों में। वो जब उनकी परवरिश करते हैं तो फिर उसी हिसाब से करते हैं। इसलिए दोस्तों राइटर के मुताबिक इन चीज़ों को साथ लेके चलना चाहिए। फिर बच्चे सिर्फ़ ये नहीं कहेंगे कि हमने सिर्फ़ नकल करनी है और पास होना है। फिर उन्हें पता होगा कि ये चीज़ें भी साथ लेके चलनी है और अगर ये वाली चीज़ें होंगी, ये उनको आने वाली लाइफ़ में मदद करेंगी। थैंक यू सो मच।